हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बार मैग्नेट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में। तो इसके अगले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कोई करंट कैरिंग लूप है, कोई करंट कैरिंग लूप है, उसके कारण मैग्नेटिक डाइपोल भी आता है। उसके कारण मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, एम बराबर क्या होता है, NIA होता है। ठीक, इसके अगले वाले चैप्टर में मैंने बता दिया था ऑलरेडी इसको। किसी करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, एम बराबर NIA होता है। जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, आई क्या है, इसमें जो करंट फ्लो है वो है, ए क्या है, इस लूप का एरिया है। ओके, पर अब हम बात करते हैं बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में। तो जो बार मैग्नेट है, आपने जो मैग्नेट देखते हैं, मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ठीक, तो देखिए जो नॉर्थ पोल है उसको हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ट्रीट किया जाता है। ठीक, और जो साउथ पोल है उसको नेगेटिव चार्ज से ट्रीट किया जाता है। तो आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा होगा कि डाइपोल कैसे बनता है। जब क्या होता है, जो एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं, कम डिस्टेंस पे, उससे क्या बनता है, डाइपोल बनता है। ठीक इसी तरह मैग्नेटिक में भी है। मैग्नेटिक में क्या है, दो पोल स्ट्रेंथ है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से कम डिस्टेंस बने हैं, जिसके कारण भी मैग्नेटिक डाइपोल बनता है। ठीक, तो ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, एम बराबर एम क्यू 2L हो जाएगा। ओके, तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाएगा, एम बराबर स्मॉल एम इंटू 2L, जहाँ स्मॉल एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ है। ठीक, जो पोल स्ट्रेंथ होता है सभी मैग्नेट का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। ठीक, ये कोई फिक्स नहीं होता, सभी मैग्नेट का अलग अलग होता है पोल स्ट्रेंथ। ठीक, बात करते हैं इसको भी मेजर एम्पियर मीटर में ही हम करते हैं। ओके, और 2L क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है, इन दोनों पोल के बीच का। ओके, तो मैग्नेटिक डाइपोल का दोनों फॉर्मूला पे याद कर लीजिए। मैग्नेटिक डाइपोल का पहला क्या होता है, एम बराबर कैपिटल एम बराबर क्या है, स्मॉल एम इंटू 2L। स्मॉल एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, एल क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है। ठीक, दोनों मैग्नेट के पोल के बीच का डिस्टेंस है। ठीक, बात करते हैं ये वाला ऑलरेडी मैंने अगले वाले चैप्टर में बताया था इसके बारे में, जो इसके लिए मैग्नेटिक किसी करंट कैरिंग लूप के कारण भी मैग्नेटिक डाइपोल आता है, क्योंकि इसके इधर से देखने में इधर नॉर्थ पोल बन जाता है, इधर से देखने में इधर साउथ पोल बन जाता है। इसके कारण मैग्नेटिक डाइपोल आता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, NIA होती है। ठीक, तो ये दोनों फॉर्मूला याद कर लीजिए पहले। ओके, अब हम बात करते हैं, अब बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल के कारण टॉर्क बात करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल एनर्जी बात करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल के कारण वर्क डन की बात करते हैं। ये तीनों मैंने अगले वाले चैप्टर में बता दिया था, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, केवल इसके बारे में एक बार आपको दिखा देता हूँ। ओके, क्योंकि इस चैप्टर में भी हम सेम यही चीज़ है। ओके, तो सबसे पहले टॉर्क की बात करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल के कारण टॉर्क की बात करते हैं। तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल उसके कारण टॉर्क क्या होता है, टाउ क्या होता है, P क्रॉस E। पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और E क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो आपने ये वाला फॉर्मूला देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, टाउ क्या होता है, P क्रॉस E। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ P sin थीटा, क्योंकि क्या है, इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P sin थीटा। ओके, अब बात करते हैं मैग्नेटिक के लिए। मैग्नेटिक डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा, टाउ M क्रॉस B हो जाएगा, सेम उसी की तरह एनालॉगी इसी का सेम। ठीक, तो टाउ क्या है, M क्रॉस B हो जाएगा। M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इसको यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, इसीलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क को टाउ MB sin थीटा। ओके, इस सब के बारे में मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी अगले वाले चैप्टर में कराया था, इसलिए इस चैप्टर में क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ओके, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के कारण, तो पोटेंशियल एनर्जी यू क्या होता है, -P.E होता है। ठीक, जहाँ P क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू -P cos थीटा भी लिख सकते हैं। इसी को मैग्नेटिक में बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यू -M.B हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, देखिए डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू -MB cos थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, बात करते हैं वर्क डन की। तो वर्क डन क्या होता है, W cos थीटा 1 - cos थीटा 2 होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में आपने पढ़ा होगा। ठीक, जहाँ P क्या है, वही डाइपोल मूवमेंट है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, जब क्या होता है, कोई यहाँ पे डाइपोल है, ठीक, किसी मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये क्या होता है, θ1 से θ2 डिग्री घूमता है, तो उसका वर्क डन हमसे पूछता है। ठीक, ऐसे बात करते हैं, कोई मैग्नेट बार मैग्नेट ऐसे रखा गया मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके लिए वर्क डन पूछता है, तो W क्या होता है, MB cos थीटा 1 - cos थीटा 2 हो जाएगा। M क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ θ1 क्या है, पहले कितना एंगल था, बाद में कितना एंगल हो गया, θ1 क्या है, पहले कितना एंगल था, θ2 क्या है, बाद में कितना एंगल हो गया। ओके, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आप जानते हैं इसमें भी दो कंडीशन बनते हैं, एक होता है एक्सियल पे, एक होता है इक्वेटोरियल पे। ठीक, तो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में की बात करते हैं, ऑलरेडी मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको बताया था। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये क्या होता है, 1/4πε0 2P/r³। ठीक, यहाँ P क्या है, डाइपोल है। ठीक, और R³ क्या है, R देखिए, R बहुत इंपॉर्टेंट। R क्या होता है, हमेशा डाइपोल के आधा डिस्टेंस से लेके, दोनों डाइपोल है, डाइपोल का आधा डिस्टेंस लेके जिस पॉइंट तक हमको निकालना है वही होता है इनके बीच का डिस्टेंस। तो R क्या होता है, आधा डाइपोल, हमेशा डाइपोल का आधा डिस्टेंस लेते हैं, आधा डाइपोल से लेके जिस पॉइंट तक हमको निकालना होता है वही होता है। ओके, अब बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल का, मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, मैग्नेटिक डाइपोल का यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, B बराबर क्या होता है, μ0/4π हो जाएगा, एकदम सेम उसी को एनालॉगी करना है आपको। B बराबर μ0/4π 2m/r³ हो जाएगा।
2m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, अपन आर क्यूब हो जाएगा। आर क्यूब क्या है, इनके डाइपोल यानी कि इनके डाइपोल का आधा है, या ऐसा ही बोल सकते हैं कि मैग्नेट स्ट्रेंथ का आधा लेके जिस पॉइंट हमको निकालना है पॉइंट पी वही। ठीक, तो हमेशा ये आर क्या है, जो मैग्नेट है इसका आधा डिस्टेंस, आधा मैग्नेट से लेके जिस पॉइंट तक हमको निकालना है वही इनके बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब बात है इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ठीक, मैग्नेटिक डाइपोल के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, -1/4πε0 पी अपन आर क्यूब होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसका आधा हो जाता है, वहाँ पे 2p था, यहाँ पे क्या होगा, पी अपन आर क्यूब हो गया। ठीक, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बी होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी बराबर μ0/4π m आर क्यूब हो जाएगा। एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है, और आर क्या है, ये देखिए आर यहाँ क्या है, इनके आधे डाइपोल से लेकर जिस पॉइंट तक हमको इक्वेटोरियल जो पॉइंट है वहाँ तक का, तो आर क्या है, इसका आधा डिस्टेंस, मैग्नेट का आधा डिस्टेंस लेके जिस पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट तक, इक्वेटोरियल पॉइंट के जिस पॉइंट तक वो निकालना है। ठीक, तो आर क्या है, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल से लेके जिस पॉइंट तक हमको निकालना है वहाँ तक का डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे देखिए नेगेटिव पॉइंट साइन होता है। ठीक, यहाँ पे नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है। ठीक, आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बताया था कि माइनस साइन क्या बताता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक डाइपोल का अपोजिट है। ठीक, तो बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल डायरेक्शन इधर होगा, मैग्नेटिक डाइपोल डायरेक्शन कैसे होता है, साउथ से नॉर्थ। ठीक, सो देखिए मैंने आपको डायरेक्शन बताना भूल गया कि डायरेक्शन हमेशा कैसे होता है। आपको बताओ डाइपोल का डायरेक्शन कैसे होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो यहाँ भी मैग्नेटिक डाइपोल डायरेक्शन कैसे होगा, साउथ से नॉर्थ होगा, तो साउथ को हमेशा नेगेटिव चार्ज से ट्रीट करते हैं। ठीक, तो हमेशा आपको मैंने बताया था डाइपोल का डायरेक्शन कैसे होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। ठीक, इसलिए ये मैग्नेटिक डाइपोल डायरेक्शन क्या होगा, साउथ से नॉर्थ होगा, साउथ को हमेशा इसे नेगेटिव चार्ज से ट्रीट करते हैं, इसलिए क्या है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होगा। ठीक, मैग्नेटिक डाइपोल का। ओके, तो देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज साइन क्या बता रहा है कि जो डाइपोल डायरेक्शन क्या होगा, साउथ से नॉर्थ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा। ठीक, इधर आता है, इन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग आता है। ठीक, यही माइनस साइन यही बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक, देखिए ये दोनों पे आप पे क्वेश्चन अभी तक नहीं आए ये दोनों पे। ठीक, पर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। ओके, तो ये दोनों पे अभी तक क्वेश्चन नहीं है, मैग्नेटिक डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्वेश्चन अभी नहीं आए दोनों पे। अब बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेटर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम पीरियड क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल के कारण। ओके, मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड में टाइम पीरियड क्या होगा, इसके में हम बात करते हैं। तो क्या है, जब किसी बार मैग्नेट को वैसे लटका देते हैं तो उसमें क्या होता है, एसएचएम होने लगता है। ठीक, एसएचएम करने लगता है, ऐसे फ्लो करने लगता है, 2-1 फ्लो मोशन करने लगता है। ठीक, यानी एसएचएम करने लगता है। तो इसी एसएचएम करने का इसमें जो आता है टाइम पीरियड आता है। ठीक, टाइम पीरियड आप पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम पीरियड आपने पढ़ा होगा क्या होता है, T/2π I/P। पी क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल है, और ई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, और जहाँ आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओके, आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा टाइम पीरियड, तो टी बराबर क्या होता है, 2π√I/m होता है। ठीक, जहाँ आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम क्या मैग्नेटिक डाइपोल है, बी क्या मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो भाई देख लीजिए यहाँ पे आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम क्या मैग्नेटिक डाइपोल है, बी क्या मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, नीड 2003 1994 का क्वेश्चन है, एक बार मैग्नेट इज ऑक्सीलेटिंग इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विथ हर टाइम पीरियड टी, व्हाट हैपन टू द पीरियड एंड मोशन इफ इट्स मास इज क्वाड्रुपल। ठीक, यानी कि एक बार मैग्नेट है जिसको क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जिसका टाइम पीरियड टी है। ठीक, व्हाट हैपन क्या होगा इफ यदि पीरियड एंड मोशन, उसका पीरियड और मोशन क्या होगा, इफ क्या किया जाए, उसका मास 4 टाइम कर दिया जाए। क्वाड्रुपल मतलब होता है 4 टाइम। ठीक है, इसका मास हम 4 टाइम कर दें। ठीक, तो हमारा ये टाइम पीरियड और मोशन उसका क्या होगा, तो पहले चीज मोशन क्या होगा, एसएचएम, जो एसएचएम करा तो एसएचएम करेगा। ठीक, तो मोशन कैसा होगा, एसएचएम होगा, सभी में यही दिया है, रीमेन एसएचएम रीमेन एसएचएम सब में यही है। ठीक, बात करते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, T/2π√I/m होता है, एम बी। ठीक, आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम क्या मैग्नेटिक डाइपोल है, अब बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप जानते हैं मैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किसी रॉड की बात कर लें, रॉड ही है, मैग्नेट क्या है, एक रॉड है, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mL²/12 होता है। ठीक, तो देखिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये क्या है, मास के प्रोपोर्शनल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मास के प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा। तो मास क्या कर दिया हमने, 4 टाइम कर दिया, मास को क्या किया हमने 4 टाइम किया, इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के प्रोपोर्शनल है, मास को हमने 4 टाइम से किया, इसलिए क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो गया, 4 टाइम हो गया। ठीक, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम हो गया, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ये रूट होता है, रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, √I/m भी होता है, यानी क्या होगा
टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब √4 हो जाएगा, यानी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या होगा हमारा, टाइम पीरियड क्या होगा, 2 टाइम, आंसर क्या होगा बी। ओके, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है या कर्व होता है। ठीक, जो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक, जो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्रॉम क्लोज लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है पूरा क्लोज लूप बनाते हैं। ठीक, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा नहीं होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे एक चार्ज है, ठीक, यहाँ से निकलता था, एक पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की हो जाता था, ये पूरा लूप नहीं बनाता था। जबकि ये क्या है, ये पूरा लूप बनाता है, क्लोज लूप, पूरा अंदर तक चला जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता था, केवल यहाँ से ऐसे जाता था। ठीक, बाहर से, अंदर नहीं जाता था, ऐसे ऐसे केवल बनता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर भी चला जाता है, यानी क्लोज लूप पूरा बनाता है। ऐसे गया, यहाँ से होता है फिर अंदर चला जाएगा। ठीक, पूरा क्लोज लूप बनाता है। ओके, और कहाँ से ओरिजिनेट होता है, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मूव टू साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए साउथ पोल के बाद फिर वापस अंदर भी आ जाता है। ठीक, ये जब कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता था, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज निकल के निगेटिव चार्ज की हो जाता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखिए नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की ओर जा रहा है, साथ ही साथ अंदर भी आ जा रहा है। ओके, यानी इसलिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आउटसाइड इसका डायरेक्शन कैसा होगा, नॉर्थ से साउथ होगा। आउटसाइड इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ, जबकि अंदर क्या है, उल्टा हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। ठीक, तो इनसाइड डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। तो आउटसाइड डायरेक्शन कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, नॉर्थ से साउथ। इनसाइड डायरेक्शन क्या होगा, साउथ से नॉर्थ होगा। अब बात करते हैं टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो कोई फील्ड लाइन में क्या है, आप टेंजेंट खींच दीजिए, वही डायरेक्शन आपको दे देगा। तो कोई फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आप टेंजेंट खींच दीजिए, जैसे आप टेंजेंट खींच देंगे वही आपको डायरेक्शन दे देगा मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, तो ये बताता है टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो टेंजेंट खींच दीजिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा कहाँ है। अब बात करते हैं मोर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, मोर इंटेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन। तो जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है उधर ही का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक, जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, उधर ही क्या होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो देखिए बी पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए क्या है, बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए की ज़्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी से। ओके, अब बात करते हैं टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नेवर टू इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का भी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। ठीक, ऐसा क्यों, ऐसा करने पे क्या होगा, दो डायरेक्शन बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, जो कि इम्पॉसिबल है। ओके, अब बात करते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो आपने पढ़ा होगा गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज जो होता है क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम ये भी लिख सकते हैं E.D है। ठीक, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए क्या एरिया वेक्टर है। ठीक, तो E.D बराबर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, इसका चार्ज है, जितना चार्ज अंदर है उस इनक्लोज में जितना चार्ज अंदर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, जितना चार्ज अंदर है वो है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं। ओके, अब बात करते हैं मैग्नेटिज्म में। तो मैग्नेटिज्म जो होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है, मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है बार मैग्नेट का, कोई बार मैग्नेट है उससे क्या जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मैग्नेट होता है उसमें दो पोल पाए जाएंगे, एक नॉर्थ पोल भी पाया जाएगा, एक साउथ पोल पाया जाएगा। ठीक, तो जब दोनों पोल एक साथ पाए जाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो कोई क्यू इनसाइड की बात करें, क्यू इनसाइड उसमें दोनों पोल हैं, यानी एक पॉजिटिव चार्ज भी एक नेगेटिव चार्ज है, यानी दोनों चार्ज के हैं अपोजिट चार्ज के हैं, यानी क्या हो जाएंगे, दोनों पोल एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तो दोनों चार्ज होने के कारण जो है किसी मैग्नेटिक डाइपोल के कारण या बार मैग्नेट के कारण जो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ओके, बार मैग्नेट के कारण, बार मैग्नेट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसलिए ऐसे भी बोल सकते हैं इंटीग्रल डी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटू डी ए बराबर क्या होता है, हो जाएगा जीरो। ठीक, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, ए क्या है एरिया वेक्टर। ओके, क्योंकि क्या है मैग्नेटिक मोनोपोलर डू नॉट एग्जिस्ट। तो हम कभी मैग्नेट में क्या है कि एक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। आइए तो अब बात करते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में, अपने अर्थ के बारे में जानते हैं। तो लोग कहते हैं कि जो हमारा अर्थ है उसमें बहुत मैग्नेट है, अर्थ में लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा मैग्नेट धंसा हुआ है, इससे वो मैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। ठीक, अब बोला जाता है कि जो नॉर्थ और साउथ पोल है वहाँ पे एक मैग्नेट गाड़ दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे मैग्नेट पाया जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये इसके अर्थ में जो है इसका कोई रियल मतलब कि कोई डाटा भी नहीं हमें गिवन है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो अर्थ है वो क्या होता है, रोटेट करता है, इसके क्या इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है अर्थ में। या कुछ लोग कहते हैं कि जो अर्थ है वहाँ पे क्या है डाइपोल है, ऐसा कुछ ऐसे लोग कहते हैं। ठीक, कोई इसका रियल अभी प्रूफ नहीं है कि कैसे अर्थ में इतना मैग्नेटिज्म है, अर्थ में कैसे मैग्नेटिज्म आता है, इसके बारे में कोई क्लियर डाटा नहीं। अब बात करते हैं जो अपने अर्थ का ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के हिसाब से जो हमारा ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और साउथ जो है इधर इधर है। ठीक, लेकिन जो मैग्नेट के हिसाब से है
वो साउथ जो क्या है, नॉर्थ जो है हल्का टिल्टेड है, मतलब हल्का इधर है, और साउथ भी क्या है, हल्का इधर है, ठीक। इसके जो जो ज्योग्राफी के हिसाब जो ज्योग्राफी के हिसाब से है नॉर्थ और साउथ, उसके लिए उसको कहते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ, इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल साउथ, ठीक। जो मैग्नेट के हिसाब से बनाया गया है इसको कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये मैग्नेटिक साउथ। जो अब मैग्नेट का जो आता है ना मैग्नेटिक नीडल, ये किसके द्वारा दिया गया है, मैग्नेटिक कंपास के द्वारा दिया गया है। मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ इधर है, हमारे अर्थ से थोड़ा टिल्टेड है, और जो हमारे ज्योग्राफी के हिसाब से हमारे बीच में दिखाया गया इधर नॉर्थ, इधर साउथ है, ओके। तो जहाँ GN क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, और MN क्या है, मैग्नेटिकल नॉर्थ है, ठीक। जहाँ GS का है ज्योग्राफिकल साउथ है, और MS क्या है, मैग्नेटिकल साउथ है, ओके। अब क्या है कि आप कंपास ले जाते हैं, मैग्नेटिक कंपास, तो आप हर जगह ऐसे दिखाते हैं, ठीक। हर जगह ऐसे ले जाते हैं, तो आपको कहीं भी आपको डिफ्लेक्शन जहाँ भी दिखेगा, अब मतलब अर्थ के हर जगह आप ले जाएंगे तो हर जगह जो नीडल होगा हॉरिजॉन्टल होगा, अर्थ सरफेस से हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसा होगा, नीडल हर जगह ऐसे रहेगा, अर्थ सरफेस से हॉरिजॉन्टल, हर पॉइंट पे, हर जगह पे, ठीक। पर ऐसा पॉइंट देखिए, दो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या होता है, नीडल क्या होता है, एकदम वर्टिकल हो जाता है। जो मैग्नेटिक कंपास है वो एकदम वर्टिकल हो जाता है, एकदम सीधा खड़ा हो जाता है, एकदम स्ट्रेट खड़ा हो जाता है, तो ये इसी को कहते हैं पोल। तो जहाँ पे एकदम खड़ा हो जाता है सीधा, उसे क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक। तो पोल क्या है, एट अ पॉइंट वेयर मैग्नेटिक नीडल बिकम वर्टिकल। तो ऐसा दो पॉइंट है जहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक नीडल एकदम वर्टिकल, एकदम सीधा खड़ा हो जाता है, ठीक। उसे कहते हैं पोल, ठीक। एक जो नॉर्थ के साइड है इसलिए इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, ठीक। जो साउथ के साइड है उसको साउथ पोल कहते हैं, ठीक। जो नॉर्थ पोल है उसकी वैल्यू जो आती है मैग्नेटिक नीडल से वो पॉजिटिव में आती है। जो नॉर्थ वाली वैल्यू है उसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव में, डिफ्लेक्शन आती है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आती है, ठीक। जो साउथ वाली है उसकी जो आती है डिफ्लेक्शन, नेगेटिव डिफ्लेक्शन आती है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ मैग्नेटिक नीडल आर द नियरली हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ सरफेस। तो जितना ही मोस्ट ऑफ पार्ट है सब जगह क्या है, हॉरिजॉन्टल है। मैग्नेटिक नीडल क्या है, हॉरिजॉन्टल है सब जगह अर्थ सरफेस से। मोस्ट ऑफ पार्ट सभी मैक्सिमम पार्ट पे क्या है, जो मैग्नेटिक नीडल क्या है, नियरली हॉरिजॉन्टल टू अर्थ सरफेस। नियरली क्या है, हॉरिजॉन्टल होता है अर्थ सरफेस से। लेकिन जो है पोल है, एट पोल पे यहाँ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है वर्टिकल हो जाता है अर्थ सरफेस से। जो अर्थ सरफेस से यहाँ से एकदम वर्टिकल सीधा खड़ा हो जाता है, ठीक। तो पोल किसे कहते हैं, जहाँ पे एकदम वर्टिकल खड़ा हो जाए उसे पोल कहते हैं। और पोल पे जो होता है पॉजिटिव, यदि डिफ्लेक्शन दिखाता है पॉजिटिव में तो उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, नेगेटिव दिखाता है तो उसे साउथ पोल कहते हैं, ठीक। तो ये है, इसी पे क्वेश्चन आया केवल एकदम सिंपल, इस पर भी क्वेश्चन आया है नीट में आपके। तो ये आपके टेस्ट का कोई क्वेश्चन है क्या, एक कंपास नीडल है, ये बिकम वर्टिकल इन पॉजिटिव डेविएशन। तो कोई कंपास नीडल है क्या होता है, वर्टिकल हो जाता है, वो भी किसमें, पॉजिटिव डेविएशन में वर्टिकल होता है। इट्स शो दैट, ये क्या शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। तो आप जानते हैं जो पोल्स होता है, पोल्स यानी क्या है, नॉर्थ और साउथ, यही दो जगह क्या होते हैं, वर्टिकल हो जाता है। जो नीडल है इन्हीं दोनों जगह क्या होता है, वर्टिकल हो जाता है। और वर्टिकल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जो नॉर्थ पोल होता है यहाँ पे क्या होता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है, वर्टिकल में पॉजिटिव में इसकी वैल्यू आती है, जबकि साउथ पोल में क्या होता है, निगेटिव में आती है, भी क्या होता है, वर्टिकल होते हैं दोनों जगह। तो जहाँ पोल्स हैं नॉर्थ और साउथ पोल, इधर ही क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक नीडल वर्टिकल हो जाता है। तो कहाँ वर्टिकल होगा, ये नॉर्थ या साउथ होगा। और क्या बोला, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं, क्या होगा, 100% क्या है, ये डायरेक्शन नॉर्थ रहता है। आंसर कौन सा होगा, ए, ठीक। 100% ये डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ है। देखिए नीट 2012 क्वेश्चन है, क्या है, एक कंपास नीडल विच इज अलाउड टू मूव इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज द टेकन टू ज्योमेट्रिकल पोल्स। तो हमें क्या बोला है कि जो कंपास नीडल है वो क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है ज्योमेट्रिकल पोल से, मतलब हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है, ठीक। उसका मतलब नीडल कैसा दिखा रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन दिखा रहा है, ठीक। उसका नीडल जो है, ठीक। तो इट्स शो, ये क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है, पूछ रहा है हमसे। तो ये क्या बोला, पहला ऑप्शन क्या है, विल बिकम रिजिड सो नो मूवमेंट। तो क्या मिडिल में मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, ऐसा कह रहा है कि नीडल खराब है, ये कह रहा है। विल स्टे इन एनी पोजिशन, अब इसके बारे में बात करते हैं। क्या विल स्टे इन नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो नहीं, गलत होगा। नॉर्थ और साउथ पोल पे क्या होता है, पोल्स पे क्या होता है, एकदम क्या होता है, वर्टिकल हो जाता है। तो ये तो होगा ही नहीं, पोल्स पे हो क्या होता है, वर्टिकल हो जाता है। तो नॉर्थ साउथ पे होगा नहीं, क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल बोल रहा है, ठीक। तो ये भी नहीं होगा। बात करते हैं, विल स्टे इन एनी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट भी डायरेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक। हाँ ये बात सही कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हो सकता है, ठीक। पर इसमें ये वाला ऑप्शन ना होता तो ये वाला ऑप्शन हम डाल सकते थे। तो हॉरिजॉन्टल केवल ऐसा थोड़ी ना कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में केवल हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसा नहीं। मैक्सिमम जगह पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। केवल वर्टिकल को छोड़ दिया जाए, तो वर्टिकल के 2 पॉइंट को छोड़ दिया जाए, नॉर्थ और साउथ पॉइंट को, वहाँ पे क्या होता है, वर्टिकल होता है केवल 2 पॉइंट पे, बाकी सब जगह क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो हॉरिजॉन्टल क्या है, ईस्ट विल स्टे इन एनी पोजिशन, ऐसा है कि वो किसी भी पोजिशन पे हो सकता है, ठीक। ईस्ट विल स्टे इन एनी पोजिशन, वो किसी पोजिशन पे हो सकता है। ये आंसर ज़्यादा क्लियर होता है, क्योंकि ये बताया कि मतलब मैक्सिमम जगह पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, केवल क्या होता है उसके पोल पे ही क्या होता है, वर्टिकल होता है। तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा है कि कहीं भी उसका पोजीशन हो सकता है, कोई भी पोजीशन हो सकता है, ओके। ये वाला ज़्यादा ऑप्शन है। ये ईस्ट वेस्ट हो सकता था जब ये ऑप्शन ना होता तो, ओके। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप की। एंगल ऑफ डिप क्या होता है, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक। ये होता है एंगल मेड बाय द नीडल विद द हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप क्या है,
जो मैग्नेटिक नीडल है वो अर्थ सरफेस से जितना भी एंगल बनाता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप कहते हैं। तो अर्थ सरफेस से मैग्नेटिक नीडल जितना एंगल बनाता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप कहते हैं। ठीक, तो एंगल ऑफ मेड बाय द नीडल विद द हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। ठीक, जो इक्वेटर होता है यहाँ पे कहते हैं एकदम सीधा एकदम प्लेन हो जाता है इक्वेटर पे, इसलिए एंगल ऑफ डिप की वैल्यू एकदम जीरो होती है, पूरा जीरो। ठीक, क्योंकि नीडल क्या होता है, बाकी या तो हॉरिजॉन्टल होता है पर क्या होता है, थोड़ा स्लाइटली हॉरिजॉन्टल होता है, लगभग हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन जो है इक्वेटर एकदम पूरा पूरा उसका एंगल जीरो हो जाता है। ठीक, इक्वेटर वैल्यू क्या होती है, एंगल ऑफ डिप की जीरो होती है। और पोल्स पे क्या होता है, एकदम वर्टिकल हो जाता है। ऑलरेडी मैंने बताया था नॉर्थ और साउथ पोल पे क्या होता है, एकदम वर्टिकल हो जाता है, यानी क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक, इक्वेटर 0 डिग्री और पोल्स पे क्या होता है 90 डिग्री। ठीक, अब बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न साइड, नॉर्थ के साइड क्या होता है, इसकी वैल्यू डेल्टा में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो नॉर्थ के साइड इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और साउथ के साइड इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव में आएगी डेल्टा की। ठीक, एंगल ऑफ डिप की वैल्यू नॉर्थ में क्या होगी, निगेटिव में आएगी, और साउथ के साइड क्या होगी, पॉजिटिव में, सॉरी नॉर्थ के साइड क्या होगी, पॉजिटिव में आएगी, साउथ के साइड क्या आएगी, निगेटिव में आएगी। ओके, अब अगर किसी भी पोजीशन, कोई पोजीशन के लिए क्या हो सकता है। ठीक, अभी आपने बताया था इक्वेटर पोल पे क्या होता है, इक्वेटर पे 0 होता है एंगल ऑफ डिप, और पोल पे क्या होता है 90 डिग्री होता है। पर बात करते हैं किसी भी पोजीशन पे क्या हो सकता है एंगल ऑफ डिप। तो देखिए एंगल ऑफ डिप किसी पोजीशन के लिए, उसके लिए हमको दो निकालना होता है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड का दो कंपोनेंट निकालना होता है। ठीक, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड का हम दो कंपोनेंट लेते हैं, एक लेते हैं वर्टिकल, एक लेते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को हम क्या लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल को, और वर्टिकल क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक, तो बी एच हॉरिजॉन्टल को एच से डिनोट करते हैं, एच वो क्या होता है बी कॉस थीटा, और वर्टिकल को बी से वी से डिनोट करते हैं, वी क्या होता है बी साइन थीटा हो जाता है। ओके, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है ये क्या हो जाता है, इनका रेशियो लेंगे तो tan थीटा आ जाएगा। तो क्या है tan डेल्टा, डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डिप है। tan डेल्टा बराबर क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक, तो tan डेल्टा यानी डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डिप है, बराबर क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक, जहाँ एच क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, और वी क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। अब बात करते हैं ट्रू डिप एंड एपेरेंट डिप के बारे में। ठीक, जब क्या हो, एंगल ऑफ डिप को किसी अलग प्लेन से, मान लीजिए कोई अर्थ का प्लेन है, इससे कोई अलग प्लेन से हमको निकालना है, मान लीजिए अर्थ का प्लेन है, इसके अलग प्लेन से हमको निकालना है। ठीक, कोई दूसरे प्लेन से हमको मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिप की वैल्यू निकालना है, उसे कहते हैं एपेरेंट डिप। ठीक, तो देखिए एक है मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, एक होता है अदर मेरिडियन। ठीक, मैग्नेटिक मेरिडियन किसे कहते हैं, जो अर्थ सर्फेस का मेरिडियन होता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। और जो कोई दूसरा प्लेन हमने माना, कोई दूसरा प्लेन, वहाँ से हमको मैग्नेटिक यदि निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड की यानी एंगल ऑफ डिप की वैल्यू निकालना हो, तो किसी दूसरे प्लेन से हमको एंगल ऑफ डिप की वैल्यू निकालना है, उसको बोलते हैं अदर मेरिडियन। तो किसी अदर मेरिडियन से अदर मेरिडियन से हमको एंगल ऑफ डिप निकालना, तो इसीलिए कहते हैं उसको एपेरेंट डिप कहते हैं। ओके, और देखिए हमेशा ऐसे दिया होगा क्वेश्चन में कि जो ये वाला जो है मैग्नेटिक मेरिडियन और कोई अदर मेरिडियन है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया होगा। ठीक, तो हमेशा ये आपको दिया होगा एंगल कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन है और जो कोई दूसरा प्लेन है, यानी जो अर्थ का प्लेन है और कोई दूसरा प्लेन है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ठीक, ये भी आपको बताएगा। ठीक, देखिए इफ नीडल इज नॉट प्रेजेंट इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जबकि नीडल जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में नहीं प्रेजेंट है, किसी और प्लेन में प्रेजेंट है, तो हम ये निकालते हैं एपेरेंट डिप। ठीक, तो एपेरेंट डिप यानी tan डेल्टा इसको बोलते हैं। एपेरेंट डिप बराबर यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं फॉल्स डिप। तो एपेरेंट डिप या फॉल्स डिप बराबर क्या होता है, तो क्या होगा, ट्रू डिप यानी tan डेल्टा। ठीक, तो tan डेल्टा डैश बराबर क्या होगा, tan डेल्टा अपॉन cos थीटा। ठीक, यहाँ डेल्टा डैश क्या है, एपेरेंट यानी फॉल्स डिप है, और ये जो डेल्टा क्या है, ट्रू डिप है, और cos थीटा क्या है, इन दोनों मेरिडियन के बीच का एंगल है। ठीक, जो मैग्नेटिक मेरिडियन है और अदर मेरिडियन के बीच का एंगल है। ठीक है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। tan डेल्टा बराबर क्या होता है, tan डेल्टा डैश बराबर क्या होता है, tan डेल्टा अपॉन cos थीटा। ठीक, इससे हम निकाल सकते हैं अदर प्लेन के लिए, अदर प्लेन से भी एंगल ऑफ डिप निकाल सकते हैं। ठीक, जहाँ थीटा क्या है, इन दोनों मेरिडियन के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक मेरिडियन और अदर मेरिडियन के बीच का एंगल है। दे नीड टू 19 क्वेश्चन है, क्या है, एक एट अ पॉइंट ए ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप इज डेल्टा 25 एंड अ पॉइंट बी ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप इज -25। तो कोई ऐसा पॉइंट ए है जहाँ पे एंगल ऑफ डिप के लिए पॉजिटिव 25 आ रहा है, और जहाँ कोई अर्थ का कोई दूसरा सरफेस है जहाँ एंगल ऑफ डिप की वैल्यू क्या रही है, -25 आ रही है। ठीक, तो बोला व्हाट इम्पैक्ट दैट, कि क्या इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक, ये पूछ रहा है। तो क्या है, ए इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बी इज साउदर्न हेमिस्फीयर। सही बात है, ए की वैल्यू क्या है, डेल की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, इसलिए क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को बता रहा है, और बी क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर को बता रहा है। तो सही बात है। और ये वाले देखिए, ए और बी बहुत साउदर्न, गलत है, दोनों साउदर्न को थोड़ी ना है। ए और बी बहुत नॉर्दर्न, ये भी गलत है। ए इज साउदर्न उल्टा बोल दिया इसमें, ए जो जबकि क्या है, नॉर्दर्न है, इसमें उल्टा। ओके, तो आंसर क्या होगा, ए। तो देखिए ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं नीट। तो देखिए नीट का ये क्वेश्चन है, क्या है, एक मैग्नेट इज सस्पेंडेड एट एंगल 30 डिग्री
टू मैग्नेटिक मेरिडियन। तो कोई मैग्नेट रखा गया है कहाँ 30 डिग्री टू मैग्नेटिक मेरिडियन। तो कोई ये क्या है मैग्नेट को रखा गया मतलब अदर मेरिडियन की बात कर रहा है कितना है डिग्री पे 30 डिग्री पे मैग्नेटिक मेरिडियन से। तो वही बोला कोई मैग्नेट कहाँ पे रखा गया 30 डिग्री टू मैग्नेटिक मेरिडियन। तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन उससे 30 डिग्री पे रखा गया है इनके बीच का एंगल 30 डिग्री दे दिया। ठीक। देन अ डीप नीडल मेक एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। और जो डीप नीडल है वो कितना बनाता है 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बनाता है। ठीक। यानी क्या बता रहा है ठीक है यहाँ से बताया अदर मेरिडियन से बता रहा है। ठीक। तो ये बताया अदर मेरिडियन से क्या बताया जो एंगल ऑफ डीप बनाता है 45 डिग्री। ठीक है। ये क्या है फॉल्स डेल्टा की वैल्यू है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या है डेल्टा डैश की वैल्यू है 45 डिग्री। तो हमसे पूछा रियल डिप्स क्या होगा रियल डीप क्या होगा हमसे पूछा है। ठीक। तो वही फॉल्स डीप बराबर क्या होता है ट्रू डीप अपॉन कॉस थीटा। ठीक। तो tan फॉल्स डीप बराबर tan ट्रू डीप अपॉन कॉस थीटा होता है। ओके। फॉल्स डीप की वैल्यू कितना बोले tan 45 बोला है। ठीक। ट्रू डीप की वैल्यू हमसे पूछा है tan डेल्टा की वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक। कॉस 30 डिग्री इनके बीच का एंगल कितना है दोनों मेरिडियन के बीच का एंगल कॉस 30 डिग्री है। कॉस 45 की वैल्यू की कितनी होती है 1 होती है। ठीक। यहाँ में ऐसे ही लिख सकते हैं tan डेल्टा बराबर कॉस 30 लिख सकते हैं। ठीक। तो डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो डेल्टा बराबर क्या tan इनवर्स √3/2 हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा हमारा सी सॉरी ये तो उल्टा है ना ये होगा tan इनवर्स √3/2। ओके आंसर ये। अब बात करते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है डिटेक्ट करता है स्मॉल करंट को। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है डिटेक्ट करता है स्मॉल करंट को। ओके। आपने इसके पहले पढ़ा होगा कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है वो क्या होता है टॉर्क पे डिपेंड करता है। टाउ क्या होता है NIAB होता है। ठीक। तो टॉर्क पे डिपेंड करता है। ठीक। यानी टाउ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन बराबर क्या होता है प्रपोर्शनल हो गया करंट के। तो टॉर्क हम डिफ्लेक्शन बता सकते हैं जितना टॉर्क मतलब उसमें आया जितना करंट बढ़ेगा उतना क्या होगा टॉर्क होगा। टॉर्क क्या बताता है घूमता है रोटेट करता है। ठीक। तो जितना करंट बढ़ेगा उतना क्या बढ़ेगा डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक। तो जितना करंट आएगा उतना क्या होगा डिफ्लेक्शन होगा। ये हम जानते थे क्या होता था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो अगले चैप्टर हमने आपको बताया था। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है डिफ्लेक्शन जो होता है करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता रियल में ये आपका रियल करंट नहीं बता पाएगा क्योंकि हमेशा क्या होता है कि आपके चारों तरफ क्या है जो अर्थ का क्या है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड आपके चारों तरफ है। अब यहाँ पे भी खड़े हैं तो आपके सामने क्या है अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हर तरफ हमारे तरफ प्रेजेंट है। तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हमारे हर तरफ चारों तरफ होता है। ठीक। तो रियल यही बताता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है यही रियल डिटेक्ट करता है करंट की वैल्यू को। ठीक। क्योंकि ये तो थोड़ा गलत बताएगा क्योंकि रियल ये नहीं बताएगा क्योंकि रियल क्या होता है कि जो हमारे अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे चारों तरफ। ओके। तो देखिए हमारे चारों तरफ क्या है अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक। और इसमें क्या है कोई मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर कैसे बना होता है एक कॉइल होता है। ठीक। कॉइल में क्या होता है करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने का क्या होता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा बाहर क्यों रहेगा। ठीक। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज इससे करंट के कारण क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा बाहर। तो देखिए इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा 90 डिग्री हो गया हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड और जो ये मैग्नेटिक फील्ड जो ये कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक। इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा 90 डिग्री हो गया। तो एक किसकी तरफ वर्क करेगा एक हॉरिजॉन्टल की तरफ वर्क करेगा। ये जो वाला कॉइल का क्या हो जाएगा वर्टिकल की तरफ यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा अर्थ का और जो इस कॉइल का क्या हो जाएगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा इस कॉइल के कारण। ओके। तो अर्थ का क्या है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक। जबकि कॉइल क्या है वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। ओके। तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं tan थीटा वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या है मैग्नेटिक फील्ड कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है और हॉरिजॉन्टल क्या है जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड हमारे चारों तरफ होता है वो है। ओके। तो tan थीटा हम ऐसे लिख सकते हैं वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। ठीक। यहाँ बी क्या है आपका इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक। हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं B/H tan थीटा एच को यहाँ भेज दीजिए तो B/H tan थीटा। अब बी की वैल्यू क्या है किसी कॉइल के लिए आप जानते क्या होता है μI/2R होता है μ0I/2R बराबर क्या होता है H tan थीटा। बाकी सब कॉन्स्टेंट है। ठीक। तो आपका जो करंट है आई जो करंट है किसके प्रोपोर्शनल हो गया देखिए यहाँ से करंट जो है किसके प्रोपोर्शनल हो गया tan थीटा के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक। क्योंकि हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है कांस्टेंट उसकी वैल्यू। ठीक। तो जब जो करंट आएगा करंट किसके प्रोपोर्शनल हो गया tan थीटा के प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये आपका रियल बता रहा है। ठीक। तो करंट क्या होगा जैसे जितना ज़्यादा करंट बढ़ाएंगे उतना क्या होगा tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक। ये इंपॉर्टेंट है सीधे से आपको कुछ नहीं आता तो बस ये याद कर लीजिए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होता है आई बराबर क्या होता है K tan थीटा। ठीक। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आई बराबर मतलब आई आप इंक्रीज जितना करेंगे उतना क्या होगा डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा एंगल इंक्रीज होगा उतना क्या होगा रोटेट करेगा। ठीक। उतना ही हमें बताएगा। तो जितना ज़्यादा करंट बढ़ेगा उतना क्या होगा tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी इससे क्या होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन को दिखाएगा। ओके। न्यू 2007 क्वेश्चन है क्या है व्हेन 2 एम्पियर करंट पास थ्रू अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज गिवन डिफ्लेक्शन एट 30 डिग्री फॉर 60 डिग्री डिफ्लेक्शन द करंट मस्ट बी। तो क्या है कोई टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है। ठीक। उसमें डिफ्लेक्शन 30 डिग्री दिखाता है जब कितना करंट है 2 एम्पियर करंट है। तो ये बोलता है जब 60 डिग्री डिफ्लेक्शन दिखाता है तो उसमें करंट कितना होगा
ये पूछ रहा है, ठीक। तो आप जानते हैं I1/I2 का रेशियो क्या होता है, θ1/θ2 होता है, ठीक। तो जो पहले क्या था, जब करंट 2 एम्पियर था तो डिफ्लेक्शन कितना दिखा है, 30 डिग्री दिखा है, तो tan 30 हो जाएगा। फिर I2 क्या हो जाएगा, जब क्या है I2 क्या होगा, जब क्या है डिफ्लेक्शन क्या है 60 डिग्री होगा, यानी tan 60 हो जाएगा, ठीक। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और tan 30 की वैल्यू होती है √3, ठीक। तो इन दोनों को हम नीचे करें तो 1/3 आ जाएगा, बराबर कितना है 2 × I2 हो जाएगा, ठीक। यानी I2 बराबर कितना आ जाएगा 6 एम्पियर। आंसर क्या होगा डी, ओके। तो अब हम बात करते हैं वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के बारे में, ठीक। तो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या है, ये ऐसा डिवाइस है या ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या हमको बताता है, मैग्नेटिक मूवमेंट को बताता है, ठीक। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें क्या बताता है, मैग्नेटिक मूवमेंट को बताता है। तो क्या इट इज इंस्ट्रूमेंट विच फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट, ठीक। तो आपको पता है बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, एम कहता है m × 2 होता है, ठीक। तो हमने आपको बोला था जो पोल स्ट्रेंथ होता है ये क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ठीक। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, तो इसी वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर से ही हम निकालते हैं इस सब की वैल्यू, ठीक। तो ये वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर से हम क्या फाइंड करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी एम की वैल्यू फाइंड करते हैं, ओके। तो ये इसीलिए यूज किया जाता है इसका यूज। तो क्या होता है कि जब कोई क्या एक बार मैग्नेट है, ठीक, बार मैग्नेट को क्या किया जाता है, कैसे ढेर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का होता है हर जगह, ठीक, उसे में ऐसे लगा देते हैं, ठीक, बार मैग्नेट को ऐसे लगा देते हैं, ओके। आपको पता होता है ना कि हमारे सब तरफ हमारे चारों तरफ क्या होता है, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है, ठीक। तो अब क्या होता है, अर्थ कोई मैग्नेट क्या है, कोई बार मैग्नेट को हमने ऐसे लगा दिया, ठीक, ऐसे लटका दिया, जिसके क्या अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसमें रोटेट होता है, ठीक। इसमें कुछ टाइम पीरियड आता है, वही टाइम पीरियड से हम बता सकते हैं इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, ये हम बता सकते हैं, ओके। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब फिक्स होता है। तब जानते हैं टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला अपने बताया था हमने आपको शुरू में ही, टी क्या होता है 2h/√I/m एच होता है, ठीक। एच क्या हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो टाइम पीरियड होता है टी क्या होता है 2π√I/mh होता है, ठीक। यहाँ टी क्या है टाइम पीरियड है, ठीक। आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस बार मैग्नेट का क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रॉड है, तो ये इसके फिक्स होगा, ठीक। अब बात करें एम, एम क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको हमको फाइंड करना है इसी मीटर से, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर से फाइंड करना है। एम क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट है। एच क्या है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, जो क्या प्रेजेंट होता है हमारे सब तरफ, हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होता है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो देखिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको पहले याद कीजिए आप। अब अगला फॉर्मूला हम बताते हैं आपको। जब क्या है दो मैग्नेट को ऐसे साथ में लटकाया गया है, ठीक, तो दो मैग्नेट को भी क्या किया सेम स्ट्रेंथ, सेम पोल स्ट्रेंथ को एक साथ में लटकाया गया, दोनों के सेम पोल स्ट्रेंथ को एक साथ में रख के लटकाया गया, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया m1 + m2 हो जाएगा। इसका भी पोल स्ट्रेंथ क्या है साउथ से नॉर्थ, इसका भी साउथ से नॉर्थ है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया m1 + m2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा I1 + I2 हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं अपोजिट पोल स्ट्रेंथ में रखा गया इनको, एक को इधर रखा गया साउथ से नॉर्थ, एक को नॉर्थ से साउथ रखा गया, ठीक, ऐसे रखा गया उल्टा रखा गया, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा m1 - m2 हो जाएगा, ठीक। इसके लिए m1 है क्योंकि हमेशा डायरेक्शन कैसा होता है साउथ से नॉर्थ होता है, इसके लिए सही सीधा रखा गया, तो हमेशा क्या होगा m1 - m2 हो जाएगा, ठीक। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा इसके लिए m1 - m2 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही सेम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा I1 क्या होगा I1 + I2 ही होगा, ठीक। इसके टाइम पीरियड लिखना होगा क्या हो जाएगा, सेम पोल के स्ट्रेंथ है तो इसके लिए क्या हो जाएगा टाइम पीरियड T/2π√I1 + I2 हो जाएगा, √m1 + m2 हो जाएगा, ठीक, अपॉन मतलब। तो एक बार फिर देख लीजिए इसके लिए टाइम पीरियड क्या होगा T/2π√I1 + I2 अपॉन m1 + m2 हो जाएगा, ओके। अब बात करते हैं इसके लिए अपोजिट पोल के स्ट्रेंथ रखे गए, यानी एक m1 - m2 मैग्नेटिक मूवमेंट नेट हो गया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या I1 + I2 हो गया, तो टाइम पीरियड T क्या 2π√I1 + I2 हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा m1 - m2 हो जाएगा, ओके। तो याद कर लीजिए ये भी अच्छा है, इस पर भी क्वेश्चन आए आपके नीट में। नीट 2002 का क्वेश्चन है क्या है, टू बार मैग्नेट हैविंग सेम ज्योमेट्रिकल विथ मैग्नेटिक मूवमेंट m1 एंड m2 आर फिक्स पॉइंट इन सिमिलर पोल आर सेम साइड, ठीक। तो क्या दो बार मैग्नेट है जिनका क्या है सेम ज्योमेट्री है विथ मैग्नेटिक मूवमेंट m1 एंड m2 है, ठीक। क्या है फिक्स कर दिया गया है पॉइंट पे और सिमिलर पोल स्ट्रेंथ साइड, और उनको क्या फिक्स किया गया है सिमिलर पोल स्ट्रेंथ के साइड, ठीक। देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन T1, तो उनका टाइम पीरियड क्या होता है T1 होता है। नाउ द पोलरिटी ऑफ वन मैग्नेट इज रिवर्स, और किसी एक पोलरिटी को हमने रिवर्स कर दिया, मतलब हमने क्या किया उनको उल्टा डायरेक्शन लगा दिया। देन द टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन T2, देन तो हमसे पूछा देन तब क्या होगा, तो पहले क्या है कि जब क्या था दोनों को हमने साथ में रखा था, सेम मतलब साइड में रखा था दोनों पोल स्ट्रेंथ को, तो क्या था टाइम पीरियड T1 आया था। जब क्या हुआ दोनों का अपोजिट डायरेक्शन लग गया तो टाइम पीरियड क्या आ गया T2 आ गया। तो हमसे ये पूछा इसमें कौन सा रिलेशन सही है, ये पूछा है। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा जब क्या सेम है, सेम डायरेक्शन में रखा गया तो T1 इसको बोला, तो T1 बराबर क्या हो जाएगा T1 बराबर 2π√I1 + I2 हो जाएगा अपॉन m1 + m2 हो जाएगा जब सेम में है, ठीक। T2 को क्या बोला जब अपोजिट हो गया तो उसको बोला टाइम पीरियड T2, ठीक, सही अपोजिट हो गया तो, ठीक, अपोजिट हो गया तो क्या बोला T2 बोला, तो T2 बराबर क्या 2π√I1 + I2 और इसमें उल्टा हो जाएगा बस
M2 मतलब M1 माइनस M2 हो जाएगा, 2M माइनस M हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये नीचे वाला टर्म कम हो गया, नीचे वाला टर्म घट गया। देखिए इसमें क्या घट गया, माइनस हो गया तो इससे घट गया नीचे वाला टर्म, तो ऊपर वाला टर्म बढ़ जाएगा, मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नीचे वाला टर्म घटने से क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या जो डिवाइड में क्या होगा, कम हो गया, जो डिवाइड में टाइम की वैल्यू कम हो जाएगी, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नीचे वाला टर्म घट गया, इसलिए टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। T2 क्या है, ज़्यादा है। ठीक, आंसर क्या होगा, T2 ज़्यादा है T1 से। ओके, अब बात करते हैं मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन को आई से डिनोट करते हैं। ठीक, ये क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम I/M/V होता है। ठीक, तो ये क्या है कि मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम I क्या होता है, M/V। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ओके, इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए इसका होता है मैग्नेटिक मूवमेंट क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, और इसका वैल्यूम क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया, यानी क्या हो गया, एम्पियर मीटर इनवर्स हो गया। ओके, देखिए जो मैग्नेटाइजेशन है ये इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, किसी मैग्नेट की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। ठीक, ये मैग्नेटाइजेशन आता कैसे, किसी मैग्नेट के डाइपोल के कराता है। ठीक, तो आप जानते होंगे जितने भी पार्ट हैं, जितने भी पार्टिकल हैं, या जितने भी मेटल होते हैं, या कुछ होते हैं पैरामैग्नेटिक, कुछ होते हैं फेरोमैग्नेटिक, कुछ होते हैं डायमैग्नेटिक। तो इसमें क्या होता है, इन्हीं का डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक, इन्हीं में क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है। जो डायमैग्नेटिक होता है उसके सभी में डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, जीरो होते हैं। और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये क्या इंटरनल प्रॉपर्टी, बस आप ये जान लीजिए, तो मैग्नेटाइजेशन क्या इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। ओके, ये किसके कारण आती है, इसके डाइपोल मूवमेंट के कारण आती है। डाइपोल मूवमेंट आप यहाँ से देख भी सकते हैं, इसके डाइपोल मूवमेंट के कारण आती है। ठीक, द इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक मूवमेंट यानी एटॉमिक डाइपोल आर रैंडम एंड नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इज जीरो। तो जब क्या है, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जब क्या है, किसी पार्टिकल है या कोई पार्टिकल है, ठीक, या कोई मेटल है, इसमें क्या कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो क्या होगा कि इनका जो डाइपोल होता है, डाइपोल मूवमेंट जानते हैं ना आप, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, जो डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक, ये क्या होता है, बहुत मतलब रैंडम होता है, कोई इधर होता है, कोई इधर होता है, रैंडम होता है। ठीक, जो एटॉमिक डाइपोल होता है, जो एटम का जो इनका डाइपोल होता है वो क्या होता है, रैंडम होते हैं। ठीक, इसको हमेशा डाइपोल को ऐसे दिखाते हैं एरो से। ठीक, तो ये क्या होता है, रैंडम होता है। इससे क्या होता है, सब क्या होता है, नेट मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। सॉरी, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। मुझे ठंडी लग रहा है आज, फीवर है, इसलिए बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि क्या है, क्या इनका मौसम क्या है, रैंडम होता है। ठीक, तो डाइपोल क्या होते हैं, रैंडम एल्जाइन होते हैं। ठीक, इधर उधर एंजाइम होते हैं, और क्या होता है, एक दूसरे को कट आउट कर देते हैं, इसलिए क्या होता है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ओके, जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तब। ठीक है, और जैसे हमने जब प्रेजेंट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को लगा दिया इन द प्रेजेंट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ गया, टॉर्क एक्ट ऑन द एटम ट्राइज टू एल्जाइन डाइपोल इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा, इनके सामने एक टॉर्क लगने लगेगा, ये टॉर्क क्या करेगा, सभी को एक डायरेक्शन में लगा देगा। ठीक, सभी जितने भी डाइपोल हैं, जितने भी एटमिक डाइपोल हैं, सभी को एक डायरेक्शन दे देगा। इसी डायरेक्शन के कारण क्या हो जाएंगे, सभी एक डायरेक्शन में एल्जाइन हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ओके, तो देखिए क्या है, जब क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो क्या था, सभी एटॉमिक एटम के कारण जो डाइपोल होते हैं वो क्या होते हैं, इधर उधर रैंडम होते हैं, और क्या होते हैं, हो जाते हैं, एक दूसरे को कट आउट कर देते हैं इनकी डाइपोल मूवमेंट। ठीक, जैसे हमने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, तो सभी डायरेक्शन एक सेम डायरेक्शन हो गया, कोई किसी को कट नहीं कर पाएगा। ठीक, तो सभी को एक सेम डायरेक्शन मिल जाएगा, और नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ओके, तो देखिए मैग्नेटाइजेशन यही है। मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक, तो कितने जो एटॉमिक डाइपोल हैं, जो सभी जो डाइपोल हैं, क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, एक डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक, तो कितने वैल्यूम में है मैग्नेटिक डाइपोल, कितने वैल्यूम में, उसे ही कहते हैं, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है कितने वैल्यूम में, उसे ही कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। ठीक, तो मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वैल्यूम है, ये क्या इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, आपने देखा ही। ठीक, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जब क्या है, डाइपोल अलाइंड है, जब क्या हो, सभी एटम में क्या है, डाइपोल क्या है, मतलब जो जितने भी डाइपोल मूवमेंट है किसी एटम में वो क्या है, एल्जाइन है, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है, जैसे क्या है, सभी एटम क्या है, एक डायरेक्शन में क्या है, एल्जाइन हो गया है। ठीक, जैसे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो दो कारक से आएगी मैग्नेटिक फील्ड। एक तो इसका इंटरनल फैक्टर हो गया, जो एल्जाइनमेंट ऑफ डाइपोल है, जो डाइपोल क्या है, एल्जाइनेंट है। ठीक, किसी डायरेक्शन में क्या एल्जाइन हो गया, इसके कारण क्या आ जाता है, मैग्नेटाइजेशन आ जाता है, अभी मैंने बताया। ठीक, तो एल्जाइनमेंट ऑफ डाइपोल का कारण क्या आ जाता है, मैग्नेटाइजेशन आता है, तो इसके कारण भी ये क्या इंटरनल फैक्टर है। ठीक, इंटरनल फैक्टर के कारण आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, या तो क्या है, इंटरनल फैक्टर कारण आएगा। इंटरनल फैक्टर क्या है, एल्जाइनमेंट ऑफ डाइपोल, जो डाइपोल का एल्जाइन है उसके कारण, इसका मेन प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटाइजेशन है। ठीक, सॉरी मुझे बोलने में दिक्कत हो रहा है। देखिए पहला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किसके किसके कारण आएगी, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, एक एक्सटर्नल फैक्टर कारण आएगी। जो इंटरनल फैक्टर क्या है, इंटरनल फैक्टर वो एल्जाइनमेंट ऑफ डाइपोल, जो क्या है, डाइपोल जब एल्जाइन हो जाते हैं तो उसके कारण आती है।
एल्जाइनमेंट ऑफ डाइपोल के कारण क्या आता है, मैग्नेटाइजेशन आता है। मैंने ये ऑलरेडी आपको बता दिया था। तो क्या होता है, जब डाइपोल का होता है एल्जाइन होता है तो उसके क्या आ जाता है, मैग्नेटाइजेशन आ जाता है। इसकी वैल्यू होती है आई। ओके। और दूसरा क्या होता है, ड्यू टू करंट कैरिंग। जब क्या किसी वायर में क्या है, करंट कैरिंग हो रहा है, ठीक, कोई वायर का कोई सोलेनोइड है, ठीक, उसके में करंट हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण भी आएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, जब किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड है, ड्यू टू करंट के कारण उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ये मैग्नेटाइजेशन का ही है वैल्यू। तो मैग्नेटाइजेशन फील्ड जो है ये भी मैग्नेटाइजेशन ही है। ठीक, ये इसकी भी यूनिट सेम होती है जो इसकी यूनिट है। ठीक, एक्सटर्नल फैक्टर जो है करंट के कारण भी आएगा, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू भी मैग्नेटाइजेशन के इक्वल ही होती है। ठीक, अब बात करते हैं जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या होगा, दोनों का है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एच प्लस आई हो जाएगा। ओके, यहाँ एच क्या है, इंटरनल, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का है, और एन का इंटरनल, मैं इसके डाइपोल के कारण है जो आई है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों कारण आएगी, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कारण आएगी। एक्सटर्नल क्या है, जो एटम क्या है, एल्जाइन हो गए उसके कारण, उसके कारण जो आती है उसका जो आती है क्या आती है, मैग्नेटाइजेशन आती है। जब एक्सटर्नल फैक्टर यानी करंट जब फ्लो रहा है तो उसका क्या है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड आएगी, इसकी वैल्यू एच होती है। तो बी क्या है, म्यू नॉट एच प्लस आई हो जाएगा। ठीक, यहाँ एच क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। ठीक, यहाँ एच का एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एक्सटर्नल फैक्टर का जो मैग्नेटाइजेशन आया, जो एक्सटर्नल फैक्टर का मैग्नेटाइजेशन आया, उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं, जो एच है। यहाँ आई क्या है, इंटरनल फैक्टर का जो मैग्नेटाइजेशन है उसे क्या कहते हैं, आई कहते हैं। ओके, यहाँ जो डाइपोल का जो मैग्नेटाइजेशन है उसको कहते हैं आई। ओके, तो इंपॉर्टेंट दोनों का यूनिट सेम है। ठीक, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। मैग्नेटिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आप जानते हैं कि जो एक्सटर्नल यानी इंटरनल फैक्टर का जो आता है मैग्नेटाइजेशन, उसको कहते हैं आई। ठीक, इसे क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। जो एक्सटर्नल फैक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसको क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। ओके, तो इन दोनों में कुछ रिलेशन होता है, दोनों की यूनिट भी सेम होती है। ठीक, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, जो इंटरनल फैक्टर होता है वो क्या होता है, जीटा टाइम जी, इंटरनल फैक्टर जो होता है बराबर होता है एक्सटर्नल फैक्टर के। इंटरनल फैक्टर जो मैग्नेटाइजेशन फील्ड होता है या मैग्नेटाइजिंग जो होता है वो क्या होता है, इंटरनल फैक्टर ऑफ मैग्नेटाइजिंग के इक्वल होता है। ठीक, यही प्रपोर्शनल होता है। जो इंटरनल जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है वो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड के इक्वल होती है। ठीक, इसी को हटाएंगे इसका प्रपोर्शनल, तो इंटरनल मैग्नेटाइजेशन इक्वल हो जाएगा, यानी यहाँ पे कुछ एक आ जाएगा कॉन्स्टेंट जिसको बोलते हैं जीटा। ठीक, यही क्या है, मैग्नेटिक फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक, तो आई क्या हो जाएगा, जीटा एच हो जाएगा। एच क्या है, जीटा क्या है, मैग्नेटिक फ्लेक्सिबिलिटी, और एच क्या है, ये आपका एक्सटर्नल के कारण जो है मैग्नेटाइजेशन, एक्सटर्नल का जो मैग्नेटाइजेशन है वो है। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीटा क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नल अपॉन इंटरनल। जीटा क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नल अपॉन इंटरनल मैग्नेटाइजेशन। ओके, जीटा क्या यूनिट लेस होता है, ये भी याद कर लीजिए, लेकिन सिंपल से याद है, जीटा क्या होता है, एच अपॉन आई। एच क्या है, एक्सटर्नल, आई क्या इंटरनल, बस याद कर लीजिए, आई से इंटरनल याद कर लीजिए। ठीक है, अब मैग्नेटाइजेशन याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, बस सिंपल याद करिए, एक्सटर्नल इंटरनल, तो आपको क्लियर रहेगा। ओके, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके नीट में भी क्वेश्चन है इससे। क्या है, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी यानी म्यू नॉट, मैग्नेटिक परमिबिलिटी यानी म्यू, और रिलेटिव परमिबिलिटी में क्या है रिलेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो आप पढ़ें अभी क्या था, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, दोनों का रहता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का तो म्यू नॉट एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल मैग्नेटाइजेशन प्लस इंटरनल मैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक, अब बात करते हैं वैक्यूम में, तो वैक्यूम में जो होता है इंटरनल फैक्टर जीरो होता है। ठीक, नेट डाइपोल जो होता है एल्जाइन ही नहीं होता है, यहाँ जीरो होता है, तो इंटरनल फैक्टर जीरो होता है। तो क्योंकि जो डाइपोल होता है वो एल्जाइन नहीं होता है, इसलिए नेट मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू जीरो होती है। तो आई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है वैक्यूम में। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एच। वैक्यूम के लिए क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इंटू एच, यानी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसे क्या रहेगा। तो एक्सटर्नल के लिए सिंपल से याद कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वैक्यूम में, सॉरी वैक्यूम के लिए याद कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एक्सटर्नल के लिए होगा। ठीक, म्यू नॉट इंटू एच। एच क्या है, एक्सटर्नल के लिए मैग्नेटाइजेशन है। ठीक, जिसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कहते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं फॉर मीडियम, किसी मीडियम के लिए। तो मीडियम के लिए क्या हो जाए, फॉर, देखिए आप जानते हैं बी वगैरह क्या होता है, म्यू नॉट एच प्लस आई होता है। ठीक, एच प्लस आई, अभी हमने आपको एक रिलेशन देखा था, जो आई होता है, जो मैग्नेटाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, जीटा, मतलब यानी फ्लेक्सिबिलिटी इंटू क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन फील्ड होता है। ठीक, मैग्नेटाइजेशन जो होता है क्या होता है, जीटा इंटू मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इंटू मैग्नेटाइजेशन फील्ड होता है। ठीक, यानी ऐसे भी हो सकते हैं, जो इंटरनल जो होता है क्या होता है, जीटा टाइम होता है एक्सटर्नल के। तो बी एम बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, यहाँ पे आई की वैल्यू रख दीजिए इंटरनल, इंटरनल वैल्यू हमको पता होती नहीं, हमको केवल एक्सटर्नल वैल्यू पता होती है। ठीक, तो बी एम बराबर म्यू नॉट एच प्लस जीटा इंटू एच लिख दीजिए। बी एम बराबर म्यू नॉट एच प्लस जीटा इंटू एच,
यहाँ से एच अब कॉमा ले लेंगे तो बी एम बराबर क्या म्यू नॉट 1 प्लस जीटा इंटू एच हो जाएगा। तो बी एम बराबर म्यू नॉट 1 प्लस जीटा इंटू एच, जहाँ एच क्या है, एच क्या है एक्सेसिबिलिटी है, सॉरी जीटा क्या एक्सेसिबिलिटी है और एच क्या है मतलब एक्सटर्नल फैक्टर का जो मैग्नेटाइजेशन आया, ठीक, इसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कहते हैं, ठीक। अब देखिए इतने पार्ट को जो है म्यू नॉट 1 प्लस जीटा को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू मीडियम भी लिख सकते हैं, ठीक। म्यू नॉट 1 प्लस जीटा को म्यू मीडियम लिख सकते हैं, म्यू मीडियम इंटू एच हो गया, ठीक। तो याद कर लीजिए वैक्यूम के लिए क्या है म्यू नॉट इंटू एच है और ये मीडियम के लिए क्या है म्यू मीडियम इंटू एच। पर मीडियम की वैल्यू को याद होनी चाहिए, मीडियम के लिए क्या हो गया, म्यू मीडियम की वैल्यू क्या म्यू नॉट 1 प्लस जीटा होगी। तो इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, म्यू फॉर मीडियम मतलब कि मैग्नेटिक परमिटिव फॉर मीडियम के लिए क्या होगा म्यू नॉट 1 प्लस जीटा होगी, ओके। तो मीडियम के लिए मैग्नेटिक परमिटिविटी क्या म्यू नॉट 1 प्लस जीटा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कीजिए। फिर आप बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की। रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है, मीडियम अपन वैक्यूम, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है म्यू मीडियम अपन म्यू वैक्यूम होता है, ठीक। रिलेटिव परमिटिविटी में क्या होगा बस म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा, ठीक। तो ये क्या म्यू नॉट 1 प्लस जीटा है मीडियम के लिए और वैक्यूम के लिए क्या होता है केवल म्यू नॉट होता है, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगा 1 प्लस जीटा हो जाए। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी याद कर लीजिए, मीडियम के लिए क्या हो जाएगा म्यू नॉट 1 प्लस जीटा होगा और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा 1 प्लस जीटा हो जाएगा, ओके। तो दोनों याद कीजिए इंपॉर्टेंट है। और याद कर लीजिए जब फॉर मीडियम किसी मीडियम के लिए क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है म्यू नॉट 1 प्लस जीटा इंटू एच हो जाता है, ओके। देखिए जो चैप्टर पहली बार पढ़ा होगा उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, पर यदि आप पढ़े होंगे पहले से आप तुरंत आपको रिकॉल हो रहा होगा। देन ये 2020 क्वेश्चन है कि लेगी क्वेश्चन है अब तक, क्या एन आयरन रॉड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इसकी दे दिया है, आयरन रॉड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी 599 है, इज सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 12,000 एम्पियर मीटर। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू भी दे दी है, मतलब एच की वैल्यू भी दे दी है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू कितना है 12,000 एम्पियर मीटर दे दिया है, ठीक। क्या है परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज, तो परमिटिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द रॉड का क्या होगा, यानी हमसे क्या पूछा है मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू पूछा है, ठीक। मीडियम की परमिटिविटी क्या होता है म्यू मीडियम बराबर क्या होता है म्यू नॉट 1 प्लस जीटा होता है। मीडियम की परमिटिविटी क्या होता है म्यू एम बराबर क्या होता है म्यू नॉट 1 प्लस जीटा होता है, सीधे सीधे आपको याद होगा। तो रिलेटिव म्यू मीडियम के लिए क्या हो जाएगा म्यू नॉट तो होगा ही, साथ ही साथ जीटा की वैल्यू कितना है 159 दिया तो 1 प्लस 159 हो जाएगा। तो म्यू मीडियम क्या हो जाएगा 600 इंटू म्यू नॉट हो जाएगा। तो म्यू मीडियम क्या हो जाएगा 600 इंटू म्यू नॉट हो जाएगा। बस वैल्यू रखिए म्यू नॉट की, म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हैं, म्यू मीडियम बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻1 होती है, ठीक। म्यू नॉट की वैल्यू इंटू 600 हो जाएगा। अब देखिए 6 4 या 24 हो गया और देखिए 24 और यहाँ पे 2 जीरो एक पॉइंट से यहाँ से भी ले लिख दिए तो 10 हो जाएगा -4, तो 2.4 पाई इंटू 10⁻⁴ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, आंसर क्या होगा डी, ओके। तो बहुत सिंपल है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर देते हैं, जब क्या है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा दिया, ठीक, जिससे क्या होता है डाइपोल एल्जाइन इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सही डाइपोल क्या हो जाता है एल्जाइन हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक। पर इसमें क्या होता है इंड्यूस जनरेट हो जाता है, इंड्यूस डाइपोल जनरेट होने लगता है, ठीक। इसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हो जाता है इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है डेवलप हो जाता है, ठीक। किसके कारण इसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण, सही बोलता है ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल डेवलप, तो इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल डेवलप करने लगता है, ठीक। इंड्यूस का क्या काम क्या होता है इसको डिक्रीज करना घटाना, तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसका क्या करने लगता है अपोज करने लगता है, जो इंड्यूस डेवलप होता है, ठीक। विच अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो क्या करता है अपोज करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक। तो फिर देख लीजिए जैसे जब से हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे हमने लगा दिया सभी क्या हो जाएंगे डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एल्जाइन हो जाएंगे, लेकिन एल्जाइन होने के साथ साथ क्या होता है इसमें इंड्यूस भी जनरेट होने लगता है, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाता है, ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल भी डेवलप हो जाता है जो कि अपोज करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये जिसने इसको जनरेट किया उसका वो अपोज करता है, ठीक। तो ये क्या करता है एक्सटर्नल ये मैग्नेटिक इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल क्या करता है अपोज करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, ओके। अब बात करते हैं डायमैग्नेटाइजेशन, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो डायमैग्नेटिक होते हैं, तो डायमैग्नेटिज्म क्या है ऐसे सब्सटेंस जो डायमैग्नेटिक होते हैं। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं, जिसके क्या होते हैं कि जो आपने पढ़ा होगा कि जो डाइपोल होते हैं एक दूसरे को क्या कर जाते हैं एक दूसरे को कट कर जाते हैं, ठीक। तो एक दूसरे को कट कर देते हैं और नेट डाइपोल क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, ठीक। तो ये क्या इन जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं जो सभी क्या इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं पेयर में हो जाते हैं एंड इलेक्ट्रॉन पेयर कैंसिल टू ईच अदर, और जो सभी क्या है जो जितने भी इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं क्या कर देते हैं एक दूसरे के डाइपोल को कैंसिल कर देते हैं, जिससे क्या नेट मैग्नेटिक डाइपोल इज जीरो, ओके। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना कि जो क्या होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं डायमैग्नेटिक के लिए क्या होता है इलेक्ट्रॉन सभी क्या होता है पेयर्ड में हो जाते हैं, डायमैग्नेटिक क्या होता है जिसमें क्या होता है सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं पेयर्ड हो जाते हैं। तो पेयर होने क्या कारण क्या होता है कि इनका जो जो पेयर होने का कारण क्या होता है कि क्या होता है एक दूसरे के डाइपोल को क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं, ठीक। एक दूसरे के डाइपोल को कैंसिल कर देते हैं जिससे क्या नेट मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाता है जीरो हो जाता है, ओके।
एक बार फिर देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड एंड पेयर इलेक्ट्रॉन कैंसल टू ईच अदर, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे के डाइपोल मूवमेंट को, जिससे क्या होता है नेट मैग्नेटिक डाइपोल इज एटम इज जीरो, जिससे क्या होता है नेट मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है एटम का जीरो हो जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डायमैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, क्योंकि जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है डायमैग्नेटिक के लिए जीरो होता है। ठीक, अब बात करते हैं बैन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। जैसे हमने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर दिया। ठीक, कोई डाइपोल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था, उसमें क्या था, एक तो खुद मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, जीरो है, उसका मैग्नेटिक डाइपोल सभी क्या है, सभी जीरो मैग्नेटिक डाइपोल। और हमने क्या किया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें लगा दिया। ठीक, जब इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे आप, तो देयर नो एटॉमिक डाइपोल, जब उसमें एटॉमिक डाइपोल है ही नहीं, तो सो नो अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल, तो डाइपोल भी क्या होंगे, अलाइनमेंट नहीं होगा, जब उसमें डाइपोल ही नहीं है, नो एटॉमिक डाइपोल, एटॉमिक डाइपोल है ही नहीं कोई, इसे कोई अलाइन नहीं होगा। ओके, अब बात करें ड्यू टू इंड्यूस डाइपोल जो है वीकली अपोज द अप्लाइड फील्ड। एक तो देखिए इसमें ना तो डाइपोल है, इसमें डाइपोल वैल्यू जीरो है, लेकिन जो है अपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, जब अपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो जिससे क्या हुआ कि अपोज यानी कि इंड्यूस मैग्नेटिक डाइपोल जनरेट होने लगा। ठीक, एकदम इसमें नेगेटिव डाइपोल जीरो है, साथ ही साथ जब आपने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, जिससे क्या इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो गया, जो कि क्या करने लगा, अपोज करने लगा किसका, इस मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, तो एक तो मैग्नेटिक डाइपोल जीरो है, लेकिन क्या है, ड्यू टू इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट, तो इंड्यूस डाइपोल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड का क्या हुआ, इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट डेवलप हो गया, जो कि क्या किया, वीक अपोज करेगा अप्लाइड फील्ड, जिसने अपने अप्लाइड जो फील्ड किया उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक, इसी का जो होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपेल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं क्या होते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक, तो देखिए मैग्नेट का काम क्या होता है, अटैक करना, कि हर मैग्नेट का काम क्या होता है, अटैक करना, लेकिन जो ये होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो क्या कहते हैं, रिपेल करते हैं, क्योंकि उनका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, जीरो है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है, और साथ ही साथ क्या हो जाता है, निगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि क्या है, इंड्यूस डाइपोल का कारण एक तो जीरो होता है, साथ ही साथ इंड्यूस डाइपोल का कारण की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव में आ जाती है। इसलिए क्या होता है, जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आता है जो होते हैं वो क्या करते हैं, वीकली रिपेल करते हैं टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड करने पे वीकली रिपेल करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो मैग्नेटाइजेशन होता है आई बराबर क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, आपने देखा कि एक तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन क्या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल क्या जनरेट हो गया एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इसलिए क्या होता है, इनकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। ठीक, तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक, इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। ठीक, और ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ये क्या कहते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक, लेकिन मैग्नेट का काम क्या होता है, अटैक करना, लेकिन ये क्या करने लगता है, रिपेल करने लगते हैं, क्योंकि इसी इंड्यूस के कारण ही। ओके, तो पहला चीज़ एक मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है, पहला प्रॉपर्टी यही है। ठीक, दूसरा क्या है, मैग्नेटिक सक्सिबिलिटी, ये भी नेगेटिव होगा, तो मैग्नेटिक सक्सिबिलिटी भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ओके, क्योंकि इंड्यूस डाइपोल का कारण ही इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, नेगेटिव। ओके, आप जानते हैं रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, ये 1 + जीटा होता है। ठीक, 1 + जीटा, जब जीटा नेगेटिव है तो यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें याद करिए सब कुछ घटेगा, डायमैग्नेटिक के लिए सबकी वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि क्या है, इंड्यूस डाइपोल है, ये तो मैग्नेटिक डाइपोल जीरो है, साथ ही साथ क्या है, इंड्यूस भी आ गया, इसलिए सबकी वैल्यू घटेगी, सबकी वैल्यू नेगेटिव होगी या घटेगी, तो आई की वैल्यू नेगेटिव होगी, जीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक, अब देखिए इंपॉर्टेंट है, फॉर डायमैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फील्ड इज लेस देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो फॉर डायमैग्नेटिक के लिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कम होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। तो देखिए जो डायमैग्नेटिक है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड से कम होती है। ऐसा क्यों, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो डायमैग्नेटिक की क्या होती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, लेस देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया उससे कम ही उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है डायमैग्नेटिक के लिए, आई की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, इसलिए क्या होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहीं सब कुछ इसमें घटेगा, सबकी वैल्यू कम होगी, नेगेटिव होगी, यही होगी डायमैग्नेटिक के लिए। ओके, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू इंड्यूस डाइपोल के कारण। ओके, दे नीड टू ध्यान का क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ डायमैग्नेटिक एटम, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है डायमैग्नेटिक के लिए, जीरो होता है, इक्वल टू जीरो, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है। दे नीड टू ध्यान 11 क्वेश्चन है, मैग्नेटिक सक्सिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर, किसके लिए नेगेटिव होता है, डायमैग्नेटिक के लिए। ओके, अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिज्म की बात करते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, वो क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं पैरामैग्नेटिक के लिए। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन आर अनपेयर्ड एंड नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम इज नॉट जीरो। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, इससे जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है क्या होता है, जीरो नहीं होता है। ठीक, तो पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जीरो नहीं होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। वैन क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, हमने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। ठीक, ऑन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड द एटम डाइपोल एल्जाइन विथ अप्लाइड फील्ड।
तो इसमें देखिए सभी क्या डाइपोल मूवमेंट है और क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे सभी क्या डाइपोल मूवमेंट, ये डाइपोल क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एलजाइन हो गया। ठीक, अब बात करते हैं इंड्यूस डाइपोल इज वेरी लेस देन, इसमें इंड्यूस की वैल्यू है, इसमें भी होगी इंड्यूस की वैल्यू। ठीक, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इंड्यूस की वैल्यू होगी पर बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम वैल्यू होती है, इसलिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, पर हाँ इफेक्ट पड़ता है इस पर भी। ठीक, तो इंड्यूस का इसकी क्या होती है, थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड इसकी भी घटती है। ओके, अब बात करते हैं हेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अटैक बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए क्या है, देखिए क्या है इसमें, क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, मैग्नेटिक मूवमेंट है। ओके, मैग्नेटिक मूवमेंट होने कर ये क्या होता है अटैक करते हैं। तो मूवमेंट मैग्नेट का काम क्या होता है अटैक करना, इसलिए क्या है हेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अटैक टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जो होते हैं वीकली अटैक करते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ठीक, क्योंकि इसमें क्या है मैग्नेटिक डाइपोल होता है। ओके, इसलिए क्या करते हैं ये अटैक करने का काम करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक है ना, डाय लिख दिया मैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है मैग्नेटाइजेशन वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि क्या है कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक, हालांकि इंड्यूस है पर इंड्यूस की वैल्यू ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती इसके मैग्नेटिक मूवमेंट पे। ठीक, इसलिए इसकी मैग्नेटाइजेशन वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव आएगी। ठीक, दूसरा बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लेक्सिबिलिटी भी पॉजिटिव होगी और म्यू आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, म्यू आर यहाँ से देख सकते हैं 1 + जीटा होता है, तो म्यू आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो याद कर लीजिए इसके लिए मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मैग्नेटिक फ्लेक्सिबिलिटी ये भी पॉजिटिव होगी और म्यू आर की वैल्यू भी क्या होगी इंक्रीज होगी। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नेट मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ज़्यादा होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक, क्यों कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, ऐसा क्यों, क्योंकि क्या है आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या है आई की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट है, इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट होने कर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक, इससे क्या होगी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी ज़्यादा हो जाएगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, आपने जितना लगा तो उससे ज़्यादा आएगी। ओके, अधिक टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस पर। तो बिहेव ऑफ पैरामैग्नेटिक इस टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इसका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक का। क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी सक्सिबिलिटी घटती है। ठीक, तो सक्सिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सक्सिबिलिटी घटेगी। ओके, यानी यहाँ पे क्या होता है सक्सिबिलिटी जो होता है प्रोपोर्शनल होता है 1 टेम्परेचर के। ठीक, यहाँ पे इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल को तो सक्सिबिलिटी आ जाएगा C/T। C क्या है क्यू कांस्टेंट है, T क्या है टेम्परेचर है। ओके, T क्या है टेम्परेचर, जीटा क्या है सक्सिबिलिटी है। ओके, तो जीटा और टेम्परेचर बीच कैसा ग्राफ आएगा ऐसा आएगा, तो अब ग्राफ भी याद कीजिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये है टेम्परेचर का इफेक्ट फॉर पैरामैग्नेटिक के लिए। अब बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक बहुत अच्छा है क्योंकि क्या है एक तो इसमें क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं, इसमें भी क्या होता है इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं अनपेयर्ड होते हैं। पहला चीज इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ फेरोमैग्नेटिक इज नॉट जीरो, इसलिए मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं अनपेयर्ड होते हैं। ठीक, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है जीरो नहीं होता है पहला चीज़। साथ ही साथ बहुत अच्छा भी होता है, क्यों व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर देंगे, जैसे हम क्या किए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एटम एल्जाइन इन द अप्लाइड फील्ड। तो क्या है एटम है मैग्नेटिक डाइपोल है तो सभी क्या हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एल्जाइन हो जाएंगे। ओके, पहला चीज़ ये। ठीक, दूसरा चीज़ क्या होता है कि इनमें क्या होता है कि जो इंड्यूस डाइपोल ये भी नहीं होता है, इसमें इंड्यूस डाइपोल भी नहीं होता है। ठीक, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें डोमेन ग्रोथ एक प्रोसेस है। ठीक, जिसके बारे में यहाँ पे नहीं बता सकता। ठीक, तो डोमेन ग्रोथ एक प्रोसेस है जिसके कारण क्या होता है ये नो इंड्यूस डाइपोल, तो कोई इंड्यूस डाइपोल भी इसमें जनरेट नहीं होता है। ओके, तो डोमेन ग्रोथ के कारण इसमें इंड्यूस की वैल्यू भी नहीं आती है, तो इंड्यूस डाइपोल की वैल्यू भी नहीं आती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण। ओके, इसलिए क्या होता है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होते हैं, जो कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है वीकली अट्रैक्टिव होता है, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। फेरोमैग्नेटिक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं बाई मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक, फेरोमैग्नेटिक। अब बात करें प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो इसका मैग्नेटाइजेशन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या होगी आई की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगी, हाईली पॉजिटिव होगी ड्यू टू एब्सेंट ऑफ इंड्यूस डाइपोल, क्योंकि इसमें क्या है इंड्यूस डाइपोल एब्सेंट है। ठीक, सक्सिबिलिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, हाईली पॉजिटिव होगी सक्सिबिलिटी भी, और म्यू आर की वैल्यू भी क्या होगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इंड्यूस डाइपोल भी नहीं है इसमें। ओके, इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नेट मैग्नेटिक फील्ड इज मच ग्रेटर देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए जो एक्सटर्नल नेट मैग्नेटिक फील्ड है बहुत ज़्यादा है, जितना आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया उससे बहुत ज़्यादा है नेट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बात करें फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अ सब्सटेंस बिकम टेम्परेचर डिपेंडेंट। जो फेरोमैग्नेटिक इसका बिहेवियर होता है कैसा होता है टेम्परेचर पे ये भी डिपेंड करता है, तो ये सेम उसी की तरह है। ठीक, इसमें भी क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है कि सक्सिबिलिटी की वैल्यू घटती है। ठीक, टेम्परेचर जो होता है मैंने कि जो सक्सिबिलिटी होता है बराबर क्या होता है C/T। C क्या क्यू कांस्टेंट है, T क्या टेम्परेचर है। ठीक, तो ये भी उस पर डिपेंड करता है, इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा
सक्सिबिलिटी और टेम्परेचर बीच कैसा ग्राफ बनेगा, वैसे ही बनेगा। ओके, देखिए क्यूरी ने एक बहुत बढ़िया लॉ दिया है। क्यूरी क्या बताएं, क्यूरी ने बताई हैं कि एट अ टेम्परेचर एबव द क्यूरी पॉइंट फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर एज पैरामैग्नेटिक। तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे क्या हो, क्यूरी पॉइंट से बहुत ज़्यादा हो, ऐसा टेम्परेचर जो क्या है क्यूरी पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर देने पे जब क्या होता है फेरोमैग्नेटिक जो बिहेवियर है किसमें बदल जाता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में। तो ऐसा याद कर लीजिए कि क्यूरी टेम्परेचर आप ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे, क्यूरी टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो फेरोमैग्नेटिक जो है फेरोमैग्नेटिक जो है पैरामैग्नेटिक में बदल जाएगा। ठीक, तो वही है फेरोमैग्नेटिक क्या है, बहुत ज़्यादा हमने टेम्परेचर दे दिया, क्यूरी से भी ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया हमने, तो फेरोमैग्नेटिक इसमें बदल गया पैरामैग्नेटिक में। ठीक, तो फेरोमैग्नेटिक बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें इंड्यूस नहीं है, लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ा दी तो अब घटिया हो गया, मतलब पैरामैग्नेटिक हो गया। जैसे आप याद कर सकते हैं, यही है क्यूरी लॉ, क्यूरीज विज लॉ यही है। ठीक है, जीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, फर्स्ट प्रपोर्शनल है 1/T माइनस टी क्यूरी। ठीक, T माइनस टी क्यूरी। ओके, टेम्परेचर आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, क्यूरी टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा कर दिया, तो ये क्या हो गया, फेरोमैग्नेटिक इसमें बदल गया, पैरामैग्नेटिक में बदल गया। देखिए आपके नीट का ही क्वेश्चन है, क्यूरियस टेम्परेचर एबव विच, क्यूरियस टेम्परेचर से ज़्यादा करने पे क्या होगा, जो है फेरोमैग्नेटिक इसमें बदल जाएगा पैरामैग्नेटिक में। आंसर क्या होगा, सी। देखिए क्वेश्चन नीट का ही क्वेश्चन है, देयर आर 4 लाइट रॉड सैंपल ए बी सी डी। ठीक है, सस्पेंडेड बाय थ्रेड, एक लटकाया गया तीनों को, एक थ्रेड चारों को। ठीक, एक बार मैग्नेट इज स्लोली बॉट नियर द सैंपल, द फॉलोइंग द ऑब्जर्वेशन आर नोटेड। तो क्या एक बार मैग्नेट को हम उसके पास ले जाते हैं तो कुछ ऑब्जर्वेशन दिखता है। ठीक, जब हम एक मैग्नेट उसके पास ले जाते हैं तो कुछ ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई देता है। तो क्या ऑब्जर्वेशन दिखाता है, पहला जो है फियरली रिपेल, तो पहला जो उससे रिपेल करेगा, जब मैग्नेट ले जाएंगे उसको रिपेल करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या है डायमैग्नेटिक है। ठीक, डायमैग्नेटिक है। ओके, इसे क्या करता है, रिपेल करता है। दूसरा क्या है फीबेली अटैक, ये कहता है फीबेली अटैक उसको मतलब हल्का, फीबेली मतलब तो हल्का, ये हल्का है उसको अटैक होता है, यानी क्या है पैरा है, कम अटैक कर रहा है इसलिए पैरा है। ठीक, सी क्या है स्ट्रांगली अटैक, बहुत तेज अटैक कर रहा है, यही क्या हो गया, फेर हो गया। ठीक, ये फेर हो गया। अब आते हैं डी जो है, इस डी में अनइफेक्टेड, जो डी है कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है वो, यानी क्या हो गया, कोई नॉन मैग्नेट हो गया, नॉन मैग्नेटिक हो गया। ओके, तो ये सब हो गया। बस देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन दिया है। तो जो बोला जो ए इज नॉन मैग्नेटिक, ए क्या है नॉन मैग्नेटिक थोड़ी ना, ये डायमैग्नेटिक है, गलत है। ये बी इज पैरामैग्नेटिक, सही बात है, बी क्या है पैरामैग्नेटिक, आंसर क्या है बी। ठीक, सी इज डायमैग्नेटिक, नहीं, सी क्या है फेरोमैग्नेटिक है, डी क्या है पैरामैग्नेटिक बोला, नहीं डी नॉन मैग्नेटिक है, आंसर क्या होगा बी। ओके, तो थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर वीडियो। मेरी तबीयत नहीं सही है, मुझे बहुत ठंडी लग रहा है, पर इसलिए मैं काँप काँप के पढ़ा रहा था आज। ओके, वाचिंग फॉर वीडियो।